चैप्टर 1 में पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। अब इसका एक छोटा सा डेफिनेशन देख लीजिए। दूसरा पेन से मैं लिखता हूँ ताकि क्लियर हो सके। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो। रियल नंबर कहलाएगा। इट मीन्स आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी आप नंबर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। जैसे आप एग्जांपल में आप देखिए, जैसे कि एग्जांपल में कुछ भी ले लीजिए, -2, -√/3 या प्लस का 4, कोई भी, ये सारे नंबर को हम यदि हम स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लास्ट में जाकर के क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर करने पर आपको पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो, उसको रियल नंबर कह सकते हैं। आगे देखिए, इसका बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ना है, जिसमें कुछ टॉपिक्स हम आपको बताना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। कुछ टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन है। डिवीजन लेमा। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड में है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इट मीन्स, इसको बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टर। इट मीन्स LCM और HCF निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर का प्रयोग करके। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम का प्रयोग करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम का प्रयोग करके इसका 5 टॉपिक पढ़ेंगे, 55 टॉपिक पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिदम का फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रेशनल एंड इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर। और 7वां टॉपिक में हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं का
दशमलव विस्तार, इसको बोल सकते हैं परिमेय का दशमलव विस्तार। ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर में इतना आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक जो कि EDL इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले से दिया हुआ कथन जो प्रूफ है जिसे दूसरा स्टेटमेंट को साबित करना है। जैसे कोई भी पहले से दिया हुआ स्टेटमेंट हो, कोई भी पहले से दिया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक ना, उसका मदद लेकर के दूसरा स्टेटमेंट को प्रूफ करना। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 5 + 5 = 10 होगा, ठीक है। तो आपको ये तो 5 + 5 आपको 10 होगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि ये 4 है -2 है, इसको आपको कर देना है 2। मतलब कि आपको इसी का मेथड का प्रयोग करके आपको इस तरह से प्रूफ करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए। आगे देखते हैं। अब एग्जांपल में और भी कुछ एग्जांपल्स मान लीजिए कि आप एक वर्ड फॉर्म में भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि फरवरी में सर्दी का मौसम समाप्त होता है। तो फरवरी में मान लीजिए कि फरवरी में सर्दी का मौसम जो है, कोल्ड का मौसम यदि समाप्त होगा तो ओबियसली मार्च से क्या होगा, गर्मी का मौसम, समर सीजन स्टार्ट होगा। तो एक तरह से देखा जाता है ट्रूली सत्य है ओवरऑल। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे बोला जा सकता है कि अमावस्या के बाद पूर्णिमा आता है। मतलब भले ही थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाएगा, अमावस्या के बाद धीरे धीरे 15 दिन लग जाएगा तो पूर्णिमा, मतलब लेकिन ये क्या है कि सच एक तरह से सच बात है। इस तरह से एक मतलब ये मैं आपको एक व्यवहारिक के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये मैथ का लैंग्वेज नहीं है एक तरह से, लेकिन मैथ का लैंग्वेज ये है जिसको आप समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा टॉपिक में हम एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा ये जो था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें जैसे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम जो होता है, इसका छोटा सा डेफिनेशन के बारे में यदि देखा जाए तो कि अच्छा कोई एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं, फिर डेफिनेशन के बारे में हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारा, सबसे पहले तो हमको ईंट चाहिए, ईंट के साथ साथ आपको सीमेंट भी चाहिए, सीमेंट चाहिए। उसके बाद आपको बालू भी चाहिए, मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि घर को बनाने के लिए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा तभी आप एक अच्छा घर बना पाएंगे। उसी तरह से अब मान लीजिए कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप उस घर को मतलब ज़्यादा सुसज्जित करने के लिए तो ओबियसली पावर के लिए हमको वायरिंग करना पड़ेगा,
वायरिंग करना पड़ेगा। फिर आपको पेंटिंग वगैरह करना पड़ेगा, हैं। फिर से आपको उसमें दरवाज़ा लगाना पड़ेगा, दरवाज़ा हो गया, आपको खिड़की हो गया, ये आपको, तब आपको एक तरह से देखा जाए तो आपका घर बन के तैयार होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तरह का एक ये जो है सुदृढ़ अरेंजमेंट है और आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से देखा जाता है। अब और भी एग्जांपल्स बहुत सारा ले सकते हैं। जैसे आपको कोई डिश बना रहे हैं, मतलब चिकन बना रहे हैं या कुछ कोई मिष्ठान बना रहे हैं, तो उसमें भी एक अरेंजमेंट होता है। तो उस तरीके से एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है। तो इसका एक हम डेफिनेशन दे सकते हैं। यदि डेफिनेशन देना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि यह एक सीरीज है, एक पद्धति है, यह एक पद्धति मतलब सीरीज है जो कि वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड स्टेप टू स्टेप है, स्टेप टू स्टेप है, जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका कह सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, अब डिवीजन टॉपिक में ही हम क्वेश्चंस के तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या है कि बहुत सारे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ये क्या बोलना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए कि इसको देखिए, फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है ये लेमा करके, उन्हीं ने ये रूल दिया था। इसमें बोल सकते हैं कि किसी 2 डिजिट का प्रोडक्ट करके किसी और का एडिशन करने के बाद कोई एक प्रोडक्ट मिलता है, एक नंबर मिलता है, सॉरी। तो मान लेते हैं कि एक कोई क्यू नंबर है, जैसे कि हम लोग सॉरी ओके, इसको आप ए रखिए, सॉरी थोड़ा ये हो गया, आप इसको साफ लिख लीजिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब एक और चीज़ है। अब हम लोग इस 8th क्लास में भी इसको पढ़ा था कि जो हम किसी को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कोई भी ये है, मतलब कि 2 से हमको 8 को डिवाइड करता है, तो 2 चौक 8 ऐसे कट जाता था। तो इसको क्या बोलते हैं, फिर से इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ जो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा, तो इसको क्या बोलेंगे। तो यही इसी को ये डिनोट कर रहा है। इट मीन्स हम कभी भी इस चीज़ को निकालने के लिए, इट मीन्स ये हो गया हमारा आपका, ये हो गया आपको भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेष। तो जैसा कि हम यहाँ पर इस फार्मूला में लिखे हैं, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं कि ये जो हमारा है, ये हो गया हमारा भाज्य, ठीक है।
और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको भाजक, इसको लिख सकते हैं भागफल, और ये तो एडिशन हो रहा है तो बोल सकते हैं इसको शेष। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे इसको हम, और एक और चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि हम इसको देखते हैं तो जैसे कि हमारा किताब में दिया हुआ है कि ये जो हमारा शेष होगा जिसको आर से डिनोट करते हैं, ये हमेशा छोटा होगा बी से, और 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक ना, ये आपको रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन एक्सरसाइज देख लीजिए, सॉरी एग्जांपल्स देख लीजिए। इसमें मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ था, एक्चुअली आप लोग का किताब में भी दिया हुआ है, मुझे जहाँ तक मैं उतना तो याद नहीं है मुझे, बट मैं नोट करके रखा हूँ, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 9m, उसके बाद है आपको 9m + 1, उसके बाद है 9m + 8, ये क्वेश्चंस है। ओके, ये क्वेश्चंस है तो 1 बाई 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि ए इक्वल टू हम लोग लिखते थे BQ + ऑफ R, तो और यहाँ पर ये क्या होगा आपको ये हमेशा ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक ना। तो अभी हम इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम थोड़ा इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि पहला ये 9m है, तो 9m है तो मैक्सिमम नंबर इसका 9 है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ सकता है? एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, डॉट 9 तक आ सकते हैं, यहाँ तक 0 भी आ सकता है। तो इस तरह से हम इसको 9 को हम लोग इसको 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 3 का 9, इट मीन्स इसका ये फैक्टर है, सबसे मिनिमम फैक्टर यही है एक तरह से देखते हैं तो इसका जो है वो होगा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ सकता है, 1 आएगा, और 2 है, 3 है। इसको करने से क्या होगा कि हमको सुविधा होगा थोड़ा, मतलब इसका एक फैक्टर का हम लोग इस रूल पर अप्लाई करते हैं तो एक तरह से देखा जाएगा कि ये भी करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का दोनों 9m का फैक्टर है 3 है। तो यहाँ हम लोग पुट करके देखते हैं, 3q पुट करके देखेंगे, 3 पुट इसमें पुट करके देखेंगे। तो a का वैल्यू क्या आएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस r। अब यहाँ से a वाला थोड़ा सा थोड़ा याद रहेगा ऐसे, अभी इसका क्यू करिए। पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है 9m है, तभी a का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू का क्यू करते हैं तो यहाँ पर हो गया 27q। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 9 इंटू 3q का q, इतना निकाल सकते हैं।
ओवरऑल हम ये जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसको m कंसिडर करते हैं तो 9 इंटू एम हो जाएगा, मतलब 9m हो जाएगा। अभी इसी फॉर्मेट, अभी क्या है कि ये जो है इसी फॉर्मेट में आ गया। उसी तरह से सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि फैक्टर हम लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, जैसे कि उस टाइम हम बताए थे पहला क्वेश्चन में 3 क्यूब ऑफ 1 लिख सकते हैं। ए का ये जो है इसका यदि हम क्यूब करते हैं तब इसको देखते हैं क्या होता है। अभी ये हमारा हो जाएगा, जैसे कि हम फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ऑफ b का क्यूब। तो इस फार्मूला पर हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, a 3q का क्यूब और प्लस 3a का स्क्वायर, मतलब कि 3q का स्क्वायर इंटू b का मतलब 1 है, और प्लस 3 हो गया, a की जगह पर 3q लिखेंगे, ये है ना 3q लिखेंगे, और इंटू हो जाएगा b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का वही हो जाएगा। ऊपर से हमारा हो जाएगा b का क्यूब, मतलब कि 1 का क्यूब वही हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यूब और प्लस अप हो जाएगा 3 का 9 3 7, ये होगा हमारा कितना 27 क्यूब का हो जाएगा स्क्वायर और प्लस ऑफ 3 का 9 क्यूब हो जाएगा और प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। अभी इसमें से जो कॉमन है उसको निकाल सकते हैं, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से 9 निकाल दीजिए और क्यूब निकाल दीजिए, क्यूब रहने दीजिए, वहाँ से 9 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 का 9 3 27 ना, 3 का क्यूब और प्लस हो जाएगा 3 का ये होगा आपको क्यूब स्क्वायर और प्लस ऑफ हो जाएगा क्यूब और प्लस ऑफ 1। अभी ये जो टर्म है इस टर्म को हम यदि मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो ये जो कौन सा फॉर्म आएगा 9, और इस टर्म को लिख देते हैं m प्लस ऑफ 1, मतलब इसका मदद से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको, मतलब ओवरऑल हमको क्यू करके इसको हमको एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इस तरीके टॉपिक्स थोड़ा लिख लीजिए, यूक्लिड्स डिवीजन, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमारा सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे हम लोग 8th और 7th में इस तरीके से पढ़े थे, जैसे कि क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, तो इस मेथड का प्रयोग करके, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लासेस में भी हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे इसमें जो छोटा नंबर है उसको एक बार से लिख देंगे, जैसे सॉल्व का जो एक प्रक्रिया होता है, जैसे कि हमारा एग्जाम्स में आएगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा बोल रहा हूँ। लाइक जो छोटा है, जैसे मान लीजिए 135 जो है ये छोटा है किससे, 2 to 5 से, तो बड़ा वाला में डिवाइड करेंगे। अभी डिवाइड करिए, जैसे कि 2 to 5 है, 135 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम ये 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 270 हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल आगे देखा जाए तो एक बार में लेके जाइए, एक बार में लेके जाइएगा तो आपको यहाँ पर 135, अभी इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 कट जाएगा। अब इस चीज़ को यहाँ पर डालिए, ठीक है। ये जो पहले जो शुरुआत में जो डिवाइडर था वो अभी यहाँ पर आकर के उसके साथ डिवाइड होगा इसका शेष से, तो इसको हम यहाँ रखेंगे 135 को। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में तो नहीं होगा, एक बार में फिर 90 करेंगे, अभी माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये हो गया 5 हो गया और ये हो गया हमारा 4। अभी फिर से इसको डिवाइड करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, या कोई डिजिट जब तक 0 ना आ जाए, जब तक 0 आ जाएगा
तभी हम उसको ये करेंगे। तो अब देखिए 90 को यहाँ पर लिखते हैं। 90 लिखने से हम क्या करेंगे कि ये 2 बार में 90 कट जाएगा, 45 दूनी 90, तो ये 0 आ गया। तो जब तक आपका शेष 0 आ जाता है, हैं, ये ऐसे कट कर दिए या 0 लिखिए, तो जब आपका शेष 0 आ जाएगा तो हम इसके ऊपर वाला डिवाइडर को ही बोलेंगे क्या, HCF। तो अतः यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए HCF इक्वल टू हो गया हमारा 45। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज में बहुत सारा दिया होगा, आप उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिएगा, बनेगा क्वेश्चन। आगे थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं आगे के टॉपिक्स के लिए। थोड़ा ओवरव्यू देखिए, इसमें क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड। आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे तो थोड़ा अच्छे से नोट करिएगा रिवीजन करने के लिए। अभी मान लीजिए कि 2 डिजिट कोई लेते हैं, मान लीजिए 6 लेते हैं, तो 6 का फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पर 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि 12 है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुना 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 गुना, अब इसको और भी तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं। ये दोनों को मिला करके भी लिख सकते हैं, 4 गुना 3। ओवरऑल हम इसको पूरी तरह से हम लिखते हैं फैक्टर में, तो इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 12 का प्राइम फैक्टर ये हो गया, 6 का प्राइम फैक्टर ये दोनों हो गया। इस तरीके से यदि फैक्टर निकालने के लिए रहेगा, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए रहेगा, तो आप लोग निकाल लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। एक फार्मूला है, थोड़ा इसको आप देखिएगा। जैसे कोई 2 नंबर है, 2 नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कोई 2 नंबर दिया है A और B, है? और उसका LCM एंड HCF दिया हुआ है। तो इसमें एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या होता है, LCM का प्रोडक्ट, LCM और HCF का प्रोडक्ट, HCF का जो प्रोडक्ट होता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, बोथ नंबर जो कि A और B है, इसका अभी थोड़ा सा इसको हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे लघुत्तम समपरिवर्तक गुना महत्तम समपरिवर्तक इक्वल टू दोनों नंबर का गुणनफल। जैसे लिख सकते हैं LCM गुना HCF इक्वल टू, कोई नंबर है A और B नंबर है, तो A गुना B। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 2 नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से ही ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 26 और आपको 91 है, ठीक है। तो ये दोनों का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 से जो 2 से जाएगा उसको लिखेंगे, 13 दूनी 26, ये तो नहीं जाएगा, ऐसे लिख दीजिए। फिर ये हमारा 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 5 से 7 से जाएगा, 7 से जो जाएगा उसको कटाएंगे, जो रहेगा ऐसे छोड़ देंगे। 13 तो नहीं जाएगा, 13 रख देंगे। ये आपको जाएगा, आपको 13 में 13 से 91 ऐसे कटेगा। तो आगे देखिए, आगे हम इसको 13 से कटाएंगे तो दोनों कट जाएगा एक बार में। तो इस तरीके से ये जो हमारा वैल्यू प्राप्त हुआ, इसको जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 13, ये हमारा, ये दोनों का LCM हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों नंबर का LCM, ठीक है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि LCM 26 और 21 का LCM लघुत्तम समपरिवर्तक इक्वल टू, इसको गुना कर दीजिए, 2 गुना 7 गुना 13, इट मीन्स
ये हो गया हमारा कितना, कैलकुलेशन कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 13 सत्ते 91, इसको करिए 2 गुना 13 सत्ते 91, एक गुना करिए 2 और 9 दूनी 18, 182 आपको ये हो जाएगा इसका एलसीएम। और आगे हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए तो अभी इसके पहले हम बताए थे कि कैसे आपको निकालेंगे। मान लीजिए कि ये दोनों का ही एलसीएम हम निकाल लिए, ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। जैसे जो छोटा होता है, मान लीजिए 26 है, 26 तो हमेशा छोटा है 91 से, तो इसको हम क्या करेंगे कि 91 को भाग देंगे, ठीक है। ये 26 है तो इसको 26 दूनी 52, 26 78, तो 3 बार में ये आपको ये जाएगा 78। अभी इसको माइनस करिए तो हमारा हो गया कितना, 3 हो गया, आई हमारा हो गया कितना, 1 हो गया। अभी 26 को जैसे कि पिछले बार हम बताए थे, इसको यहाँ कर देंगे, जो डिवाइडर है उसको फिर से यहाँ लाएंगे जब तक कि ये 0 ना हो जाए, इसका रिमाइंडर जो है, शेष जो है 0 ना हो जाए, तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। ये देखिए 0 हो गया, तो 0 आएगा जिस डिवाइडर के कारण, वही जो हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ देखिए अतः लिख सकते हैं ऐसे, अतः लिख दीजिए या इसलिए लिख दीजिए, अतः 26 और 91 का एचसीएफ इक्वल टू 13 है, इस तरीके से। ये हो गया। अभी हाँ, क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए भी रहेगा, तब प्रूफ करने के लिए जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर फॉर्मूला है, तब प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए रहेगा तो हम एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गया, हाँ यहाँ एलसीएम निकाल लिए, यहाँ पर एचसीएफ निकाल दिए। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम, यहाँ पर देखिए एलसीएम गुना प्रूफ करना है तो एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू, इसको मान लीजिए हम बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम सॉरी इसको नहीं, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो नंबर्स है, एगो ए हो गया एगो बी हो गया, तो ए गुना बी हम लोग लिखते थे, तो ये नंबर का प्रोडक्ट है। तब देखिए अब एलसीएम एचसीएफ को गुना कर दीजिए, ये कितना है, एलसीएम हो गया 182 गुना हो गया ये हमारा 13, और आगे करेंगे तो हमारा ये एक संख्या कितना है हमारा 26 है और एक हमारा 91 है। अब देखिए इसको गुना करिएगा आप, तो गुना करके देखिए, गुना जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, गुना आप रफली कर दीजिए, रफ एंटर करके करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना। हम लोग गुना की है, हम तो कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं बीच बीच में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको एक्चुअली कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी करना है। 66 आ जाएगा में भी, ठीक है। और इसको भी गुना करेंगे तो ये आपको 23 26, इस तरीके से ये आपको प्रूव्ड हो गया है। इस तरीके से आपको प्रूव करना है। सबसे पहले ओवरऑल देखते हैं, तो यदि 2 नंबर दिया हुआ है, यदि 2 नंबर दिया है तो वो 2 नंबर का एलसीएम हम निकाल सकते हैं, एलसीएम। उसके बाद दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकाल दिए, और इस फॉर्मूला पर रख करके दोनों एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर देंगे, यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि मतलब प्राइम फैक्टर का मदद से, हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे तीन ठो नंबर दिया होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 12 है, 15 है और 21 है, तो इसका पहले फैक्टर निकालिए। 12 का फैक्टर क्या होगा भाई, 2 × 3, और 15 का हो जाएगा आपको 3 × 5, और 21 का हो जाएगा 3 × 7। इस तरीके से आप जो देखिए सबसे कॉमन चीज़ जो है, देखिए कॉमन क्या है, ये 3 3 3, सम में 3 है, तो जो कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन, जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन होगा, मतलब कि तीनों में पाया जाने वाला, तो यही हो जाएगा आपको HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा भी है, कॉमन भी है एक्चुअली देखा जाए तो। 2 इसमें तो है ही नहीं, 7 है ही नहीं, 5 है ही नहीं, तो क्या है आपको 3 है, तीनों में है, तीनों में 3 है, तो ये आपको HCF हो गया।
अब देखिए एलसीएम के लिए ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि जो जो हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है, हमारा एचसीएफ तो हमारा 3 हो गया, और जो जो चीज़ नहीं है लिखा हुआ उसको लिख देंगे। अब यहाँ से हम 4 ले लेंगे, गुना 4, एक गुना कर दिया, और एक 5 है, यह हमारा 7 है। अब इसको गुना कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 4 3 12 25 60 हो जाएगा ना। अच्छा 60 गुना 7 7 42 ना, 420 आपको हो गया एलसीएम। आप प्राइम फैक्टर का प्रयोग करके यहाँ हमारा हो गया एचसीएफ और ये हमारा हो गया एलसीएम। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या, थोड़ा लेंदी होगा बट इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो जब भी परिमेय संख्या होता है तो उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, डेट इज p/q इक्वल टू, इसलिए p/q इक्वल टू √5। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू हम लिख सकते हैं कि p इक्वल टू q इंटू √5। इसको समीकरण 1 मानिए। चूँकि क्या है कि दोनों मल्टीपल है, एक तरह से देखिए, आगे देखिए, इसको एक बार स्क्वायर करते हैं तो p² इक्वल टू q² इंटू 5 होगा। अभी देखिए 5 यहाँ पर आ गया। अब इस तरीके से ये दोनों मल्टीपल है, 5 जो है q का मल्टीपल है, यहाँ लिख सकते हैं 5 q² का मल्टीपल माने गुणनखंड है, मल्टीपल है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि p² और 5, p² जो है 5 से विभाजित है। देखिए ये इधर टर्म आएगा क्योंकि ये मल्टीपल है ना यहाँ पर, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा। इस तरह से लिख सकते हैं कि p² 5 से विभाजित है। इसको 2 नंबर दे दीजिए। और आगे क्या करिए कि आगे प्रोसीड करने के लिए हम p का वैल्यू एक तरह से इतना आया था फर्स्ट टाइम, अभी p का हम लिख सकते हैं क्या कि p को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 इंटू सी, ये जो है ना, और ये स्क्वायर है, ये है, तो इस तरीके से है p/q। ओके, एनीवे अभी हम इस चीज़ को लिखते हैं, एक बार और मान लेते हैं, चूँकि p इक्वल टू 5c है, जहाँ पर जो c है ना एक पूर्णांक है, कंडीशंस बहुत सारा होगा, पूर्णांक है। अभी समीकरण 1 में p का मान रखिए, ये जो p का मान है ना समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में p इक्वल टू 5c रखने पर, अभी रखें वहाँ पर, तो p का वैल्यू कितना है 5c, तो 5c इक्वल टू q/√5 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों को स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, अभी दोनों को स्क्वायर करिए स्टेप बाई स्टेप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ लिखिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5c का स्क्वायर इक्वल टू q और √5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25c का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 5 हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा आपको q का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब ये इसको कट कर सकते हैं, तो इधर से इसको कट करेंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब यहाँ 5 बचेगा। अब यहाँ देखिए 5c का स्क्वायर इक्वल टू q², है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा जा सकता है कि जो 5 है ना, 5 q को विभाजित करता है, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा आया हो, इधर डिवाइड करेंगे तो। एनीवे आगे बढ़िए। अभी देखिए अब कह रहा है कि इस तरीके से हम आगे भी क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो 5 है और आपको p हो गया एंड q, देखिए 5 जो है p और q को, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 आया है ना, यहाँ p को, यहाँ पर q को, है, देखिए यहाँ पर p को डिवाइड करेगा, और इस इक्वेशन में q को विभाजित करता है। थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिखिएगा, लैंग्वेज लिखने से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं
कि जो 5 है ना, 5 जो है P और Q दोनों का गुणनखंड है 5, P और Q दोनों का गुणनखंड है, ऑब्वियसली होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है फर्स्ट सेकंड से। अब इस तरह से हम लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या माने है जो कि गलत है। सब इसका प्रोडक्ट आ रहा है ना, इसका गुणनखंड आ रहा है, 5 का गुणनखंड आ रहा है। 5 क्या है? परिमेय संख्या है, और यहाँ पर √5 को माने हैं हम लोग परिमेय संख्या, तो ये गलत है, एक तरह से गलत आ रहा है। तो जब गलत आ रहा था लिख सकते हैं क्या होता, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 को। आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, ए 3 प्लस ऑफ 2√5 ए अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। सिद्ध करना है तो मान लीजिए कि परिमेय संख्या माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। चूँकि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसको लिखिए 3 प्लस 2√5। अब क्या करिए, और हाँ यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में लिख सकते हैं क्या, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P/Q एक पूर्णांक हो। ये थोड़ा सा ऐसे लिखने से स्पष्ट हो जाएगा P और Q क्या है, क्या माने हैं। आगे देखिए, अभी इसको सॉल्व करिए ना, P/Q माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 2√5। अभी देखिए इसको थोड़ा ये करिए, सॉल्व करिए आगे जा करके। आगे क्या हो जाएगा, P माइनस ऑफ 3Q डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा हमारा Q, अभी इक्वल टू 2√5। अभी देखिए इसको इधर लेके आइए, आगे हम लिख सकते हैं कि P माइनस 3Q डिवाइडेड बाई, ये इधर आ जाएगा, ये 2 है मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा यहाँ Q के साथ, Q इक्वल टू √5। अभी देखिए ये जो टर्म आया है और ये जो टर्म है, ये दोनों को ध्यान से देखिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सिद्ध किए हैं ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि P है, Q है और 3 है, 2 भी है, सभी पूर्णांक है। देखिए P है, Q 3 एंड 2 है, सभी पूर्णांक है, और √5 अतः इसलिए √5 भी पूर्णांक है। चूँकि अभी देखिए, चूँकि √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, √5, इसलिए उससे जो एडिशन होकर के बना हुआ है, इट मीन्स, इसलिए लिख सकते हैं कि 3 डेट इज 3 प्लस ऑफ 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूफ। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 4 आई थिंक एक्सरसाइज, अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 तो देख लिए, 1.4 को अब देखिए, इसमें क्या है ना कि हमको परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार पढ़ना है, क्या क्वेश्चन फर्स्ट में 20/3 है। अब इसको बताना है आपको ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बस। P/Q के रूप में तो है परिमेय संख्या। अभी ये परिमेय संख्या का जो दशमलव विस्तार है उसके बारे में हम लोग इसमें सिर्फ चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही है, जो भी 3-4 जो क्वेश्चन 5-6 जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि आपको देखना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए P/Q के रूप में तो रहेगा, अभी ये तो P/Q के रूप में तो रहेगा, साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो है Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, थोड़ा सा टर्म्स लिखिएगा। आगे देखिए, अभी इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करिए, 6 बार में जाएगा, 6×3 18 है, फिर दशमलव देंगे तो 2 पे फिर जाएगा 6, अभी 6×3 18 6×3 18 6×3 18 6×3 18 ऐसे ये एक तरह से देखा जाए तो क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिपीट हो रहा है, बहुत एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है ना, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्वेश्चन सब और देखता हूँ, क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन में 1/4 लेते हैं।
तो इसको क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा। अभी 0 हो जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा तो ये 2 बार में जाएगा ना, 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अभी फिर से 2 बच गया तो 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से कट गया। तो इस तरह से इसको क्या बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो रहा है, कट गया ना जी, टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ है, ये इसको क्या बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि तो कट गया, पूरी तरह से कट गया। रिपीटिंग, ये जो डिवाइड किया हूँ ये थोड़ा सा आप लोग डिटेल्स में मैं आप बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी ये मैं क्या किया, आप में यहाँ देख लीजिए, एक में हमको 4 से डिवाइड करना है, 4 से दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया। अभी ये 2 आया, अभी तो दशमलव ऑलरेडी दे दिए तो 0 बैठा सकते हैं, ये कितना हुआ, 5 बार में कटेगा ना। तो इस तरीके से हम लोग, ये क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया है, पूरी तरह से कट गया तो क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो अब तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है ना आगे, और नॉट रिपीटिंग, अब रिपीटिंग कहाँ से होगा जब ये नीचे 0 आ गया था, है इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया। आप 1.4 का आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिएगा, है आगे। नेक्स्ट सबसे पहले जैसे कि शुरू में ही मैं बोला था, इसको देखो, शुरू में ही मैं बताने की कोशिश किया था आप लोगों को कि जो नंबर्स है ना, जो नंबर सिस्टम है, ये थोड़ा सा मैं ठीक लिख पा रहा हूँ मैं भी, जैसे नंबर सिस्टम्स है, तो ये चार्ट थोड़ा सा फॉलो करिएगा, ये शॉर्ट में लिखा गया नंबर सिस्टम जो है, ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। नंबर सिस्टम जो है, जैसे शुरू में हम बोले थे आपको, एक जैसे हम लोग को रियल नंबर पढ़ना था, हैं, जैसे एक क्या है, रियल नंबर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। जैसे कि मैं आपको बोला था कि कोई भी नंबर लीजिए, एनी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर इसका जो रिजल्ट आएगा ये पॉजिटिव में कोई नंबर आना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रियल नंबर है। उस तरह से इमेजिनरी नंबर जो होता है, इमेजिनरी जो नंबर होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ये थोड़ा सा आप लोग हैंडराइटिंग समझ सकते हैं। इसमें भी एनी नंबर लिखेंगे, एनी नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट होगा नेगेटिव नंबर है, ये थोड़ा सा देखेंगे हम। आगे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अब रियल नंबर के बारे में तो हमको पढ़ना, वास्तविक संख्या ही पढ़ रहे थे ना अभी कुछ देर पहले। तो रियल नंबर जो है कितने तरह का होता है, जैसे कि आगे हम लोग पढ़ें रेशनल नंबर, स्पेलिंग आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q ये जो होगा इंटीजर होगा, ऐसे इंटीजर लिखते हैं, बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है। इसको थोड़ा सा स्मॉल वाला ब्रैकेट में रखते हैं, अच्छा लगेगा, इस तरीके से। और ये हो गया रेशनल। और इरेशनल के बारे में देखते हैं। इरेशनल बहुत समझ में आना चाहिए मे बी, इसको QC से अच्छा Q डैश से भी कर सकते हैं इसको Q। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इट मीन्स इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। जहाँ P और Q ऐसे लिखने में क्या, P और Q जो है बिलोंग्स टू इंटीजर है, लेकिन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एनीवे अब आगे देखिए, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल्स आपको आगे थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। इरेशनल के बारे में थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपको इंटीजर जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, रेशनल को परिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या, तो हिंदी भी लिख लीजिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल में बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा, √5, √3, पाई भी है, ठीक ना। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल्स आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या हो गया, तो आगे देखिए, इसमें जैसे इंटीजर किसको बोलेंगे, इंटीजर मतलब आप वैसे नंबर को बोल सकते हैं जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके। मान लीजिए दिस इज द नंबर लाइन, मान लीजिए 0 है तो 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन्फिनिटी तक। और ये माइनस में भी जाएगा, ठीक है, ये
माइनस इन्फिनिटी तक, जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके, ठीक है। और एक फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं, भिन्न संख्या में, हिंदी में भिन्न संख्या बोलते हैं। तो ये सब आपको, जिसको पी बाई क्यू के रूप में है, लेकिन क्यू जो है ना, जहाँ पर क्यू जो है, क्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, लेस देन भी 0 रह सकता है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, लेस ग्रेटर भी रह सकता है, लेस भी रह सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यू लेस देन 0 बट नॉट क्यू नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा सा एक लाइन में भी लिख सकते हैं इसको। एनीवे आगे बढ़िए। अभी ये जो है ना पार्ट, इसको आगे एक्सपेंड करते हैं। अभी देखिए, इसको दो भाग में एक हम लिख सकते हैं होल नंबर। थोड़ा आप लोग स्पेलिंग देख सकते हैं, ठीक ना। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। पूर्णांक, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि ये आपको हो गया क्या, 0 हो गया, 0 हो गया, आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट, ठीक है। होल नंबर हो गया। अगर निगेटिव हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव। अब निगेटिव में आप जाइए, -1, -2, -3, -4। हालांकि जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो इससे लेफ्ट में मिल जाएगा। अभी मैं ऐसे एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये निगेटिव तो हो गया, रह गया। अभी आगे पढ़िए। ये होल नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है। होल नंबर में एक तो ये शून्य है, जिसको 0 बोलेंगे, 0, ठीक है। और एक है आपको नेचुरल नंबर, ठीक है, ये भी दिख रहा होगा, हाँ, नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्या आई थिंक कहते हैं इसको, वास्तविक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इंटीजर को वास्तविक बोलते हैं। मे बी ये थोड़ा सा हिंदी में हमको प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिएगा। वास्तविक, इंटीजर वास्तविक होगा, और ये हो गया प्राकृतिक संख्या। ओके, सॉरी, ये थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, ठीक ना। यहाँ पर होगा हमारा वास्तविक, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, नेचुरल नंबर को समझने की कोशिश करिए। हिंदी को थोड़ा सा यहाँ से ये देखिए करिए, थोड़ा सा नेगलेक्ट करिए आगे, ठीक ना। हमें यहाँ से नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं आगे लिखता हूँ आप लोगों को, ठीक ना। जैसे इसमें हो जाएगा आपको इवन नंबर। अब इवन नंबर में बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना। ऐसे इवन हो गया। ऑड नंबर में लिख सकते हैं। ऑड में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, ऐसे, ठीक है। ऑड नंबर हो गया। अभी हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। प्राइम हो गया। या प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि प्राइम में भी आप स्पेलिंग थोड़ा सा देख लो, प्राइम ये होता है कि नहीं होता है, जिसका ओनली 1 फैक्टर होता है, ओनली 1 फैक्टर। हिंदी में बोलेंगे एक मात्र गुणनखंड, ठीक है, मात्र गुणनखंड। जैसे एग्जांपल्स बताने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस तरीके से 23 है, ठीक ना। ये है प्राइम नंबर है। और आगे देखिए कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 9 भी आएगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको हो जाएगा। आपको कितना 10 हो तो लिख दिया, दोबारा लिख दिया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, लिख सकते हैं। आपको 20 हो गया, 40, 20 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, इस तरीके से। मैं भी समझने की कोशिश की होंगी आप लोग। तो हम क्या बताने वाले थे, ये इसके बारे में थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताने की कोशिश करने वाला था, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। जैसे रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म में को 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये देखिए, ये 2 तरह का रियल नंबर है, डेसिमल फॉर्म में है तो p/q के रूप में भी रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 तरह का होगा। एक तो p/q के रूप में लिखेंगे तो एक कट जाएगा,
इट मीन्स डैट कि आप डिवाइड करेंगे तो उसको वो कट जाएगा। बड़ा नंबर यदि हुआ, छोटा है तो दिख रहा है कट जाएगा। मान लीजिए कि 20/4 है, तो छोटा है तो दिख रहा है कि कट जाएगा तुरंत है 5 बार में। बट अभी बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो हम कैसे उसको निकालेंगे कि देख पाएंगे हम। तो दो तरह का रहेगा। एक तो आपको रहेगा कि जब उसको डिवाइड करेंगे तो रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, माने डेसिमल जो है ना टर्मिनेट होगा। अच्छा, थोड़ा सा एग्जांपल्स में देखेंगे जिसमें ये क्या होगा कि आपको कट जाता है, क्या होगा, कट जाएगा, कट जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में कट जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। जो कि इसके पहले जो आपको चार्ट बनाया था उसमें मैं रेशनल नंबर के बारे में बोला था, जो कि आप क्यू से डिनोट कर सकते हैं है? उसी तरीके से आगे हम नॉन टर्मिनेटिंग वाला देखते हैं, जिसमें ये क्या होगा, एक नंबर होगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होगा ये नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। एग्जाम्पल में मैं थोड़ा और बताता हूँ इसके आगे। इसमें देख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 होगा। एक क्या होगा कि आपको रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग रिकरिंग, माने रिपीट होगा उस पर रिकरिंग एक ही जैसा होगा तो वो एक ही जैसा होगा। आपको कोई देखिएगा, मैं एग्जांपल्स में आगे आपको बताऊंगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि कोई 0 पॉइंट एग्जांपल में मान लीजिए कि क्या है कि एग्जांपल मान लीजिए ऐसे 0.25 और फिर 25 आ रहा है, रिपीट भी हो रहा है, रिपीट भी होगा है, तो इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, 0.25 पर एक बार चढ़ा देंगे क्योंकि 25 रिपीट हो रहा है। तो ऐसा जब होगा रिपीटिंग रिकरिंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। और जैसे कि नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा मतलब रिकरिंग नहीं होगा, अलग अलग डिजिट आते जाएगा, अलग अलग डिजिट आते जाएगा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग पाई के का लेते हैं, ठीक ना। पाई का वैल्यू एक्चुअली ये अप्रॉक्स 22/7 होता है, जिसका वैल्यू होता है 2.14, बट एग्जैक्ट 2.14 नहीं होता है, 2.143 कुछ और होगा, बट एक भी चीज़ अलग अलग आएगा, रिकरिंग नहीं होगा, अलग अलग डिजिट आएगा, अलग अलग डिजिट आएगा, बहुत दूर तक इसका कैलकुलेशन करने पर आप कैलकुलेटर से 22/7 करिएगा, बहुत लंबा आएगा और बहुत बड़ा कंप्यूटर जो कि होगा, अच्छा कैलकुलेटर से करेंगे तो उसमें आपको बताएगा कि इसका जो है ना बहुत दूर तक इसका डेसिमल के बाद आपको रिपीटिंग नहीं होगा, रिपीट तो होगा नहीं होगा, और टर्मिनेट भी नहीं होगा, और तो इसलिए रिकरिंग नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसको लिख सकते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन करिंग। नहीं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस तरीके से। तो यहाँ तक तो हुआ आपका। अभी 1.4 पढ़ने के लिए क्या करेंगे, देखना है, क्या बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, बस इतना ही बताना है इस तरीके से। तो थोड़ा सा आप देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हमारा 1.4 का, इसमें पहला क्वेश्चन है, अभी भाग देंगे 13 डिवाइडेड बाई 3125, इसको करिए 13, इसको तोड़िए इधर रफ करके तोड़िएगा तो कितना है 3125, ये 5 से नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही, तो 5 से कटिए, 5 से 30 हो गया, अब 5 दूनी 10, 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एक बार, 5 दूनी 10, 25, फिर 5 से 25 से, फिर 5 से 25, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना 5 को। अभी यहाँ देखिए 13 डिवाइडेड बाई 5 टू पावर 5 लिख सकते हैं। अभी देखिए क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको हम चेकआउट करने के लिए लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 5 है। अभी देखिए नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। अभी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे वाला आप थोड़ा जीरो करने की कोशिश करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ऊपर में आपको आ जाएगा 13 इंटू 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई इसको करेंगे तो आपको कितना था 5 टू द पावर 5 मतलब अभी ये हमारा कितना हो जाएगा, एक गुना करिए आप इसको, ये हो जाएगा 5 नहीं 10, बेस को गुना कर देंगे, पावर सेम है ना तो गुना कर देंगे 5 में 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। हाँ इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 13 गुना 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई अभी 5 को 0 1 2 3 4 5। अभी इसको करेंगे तो जो भी आएगा वो जो भी डिजिट आएगा वो 5 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं ना, इसको आप कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके 5 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। मान लीजिए कि कुछ भी एक्स वाई जेड पी क्यू आर आता है, पी क्यू आर आता है तो 1 2 3 4 5 है, 5 अंक के बाद दशमलव ऐसे दे देंगे। थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये गुना करके 5 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, हो जाएगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो ये हो जाएगा आपको टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना, टर्मिनेटिंग। आप तो इजीली आप बना दिए यहाँ पर 10 टू द पावर 5 कर दिए यहाँ मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हार्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में भी बड़ा वाला होगा 6 डिवाइडेड बाई 15 है। अभी इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको ये लिख सकते हैं ना 6 डिवाइडेड बाई 3 गुना 5। आगे लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 गुना 5 गुना, इसको 2 के ऊपर भी 2 से गुना करिए, ये 10 हो जाएगा ना, इसको कटा दीजिए 3 दूनी ओके 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा 5 10 हो गया, ये हो जाएगा 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 0.4। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग अभी हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा 3 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है हमको। 64 डिवाइडेड बाई है आपको 4 5, हाँ क्वेश्चन है 5 है आई थिंक 5 है, इसको बनाइए 64। तो ये थोड़ा ये है ना, इसका फैक्टर करिए 4 5 5 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, इसका 5 करिए आपसे, 5 बटे 5 9 45, 5 एक बार ये कितना से 13 से आएगा, 7 से 13 से 13 सॉरी 13 से 91। तो देखिए कितना हो गया 5 गुना 7 गुना 13। अभी नीचे में ऐसा आपको आ रहा है 5 आ रहा है गुना 7 आ रहा है 13 आ रहा है, ये ऐसा डिजिट है, ये प्राइम नंबर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये तो हो गया आपको कि सिर्फ बताना क्या था, सिर्फ बताना था टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला क्वेश्चन पहला का ये 1 2 3 में ऐसे है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको इसमें एग्जैक्ट बना के दिखाना है कितना आ रहा है, कितना दशमलव के बाद क्या आ रहा है, तो इसको आप बनाइएगा और पूरी तरह से डिवाइड करिएगा। ये तो हम ऐसे गुना करके आपको ये किए, बट आपको क्या करना है कि पूरी तरह से डिवाइड करके वैल्यू को यहाँ लिखना है, वैल्यू यहाँ लिखिए, जहाँ यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है ना उसी तरह से वैल्यू लिखिए। आई थिंक हम लोग बना लेंगे, ठीक है। सेकंड में यही ऐसे करना है आपको, वैल्यू को फाइंड आउट करके, जैसे यहाँ एक्स वाई जेड लिखे हैं और 5 अंक के बाद दशमलव देना, तो वैल्यू लिखना है आपको। एनीवे इतना आपका तो फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। आप क्वेश्चन बनाइए, डाउट होगा तो पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी चीज़ आपका डाउट है उसको पूछ सकते हैं, और भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि अच्छा लगा हो तो। अपने बच्चों को, यदि गार्जियन है तो अपने बच्चों को दिखाइए, उनको प्रेरित करिए, बाय द वे अच्छा लगा, उन्हें समझ में आया तो। और हमें सपोर्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। जय हिंद।